स्टार्ट कर रहा हूँ वापस। ऑल राइट, सो जैसा मैंने आपको बताया कि असेसमेंट के थ्रू कुछ टॉपिक्स आए हैं जिनमें इक्विलिब्रियम के बारे में एंड जीओसी के बारे में बच्चों ने ज्यादा इंसिस्ट किया है। अनडाउटेबली बॉन्डिंग भी हमारा एक पार्ट है। तो आज का जो मेरा सेशन होगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम पे होगा। तो आने वाले 2 दिन में कोशिश करेंगे कि इक्विलिब्रियम की आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सो बेटा, सबसे पहले चीज तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप स्टोइकियोमेट्री से प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखे हो। तो फिर ये इक्विलिब्रियम का आखिर यूज क्या है एंड क्यों हम पढ़ते हैं इसको। तो देखो, जनरली क्या होता है जब आप रिएक्शन कराते हो, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट को एक्वस सॉल्यूशन को, बेटा अगर मैं राइट अगर मान लो मैंने ले लिया है बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस, तो ये प्रोडक्ट क्या आएगा? तो मैं बता दूं बेटा, सिल्वर Ag+ आयन, Ag+, ये हैलाइड के साथ यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन तीनों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखता है। इतना स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखता है कि ये वाटर में अगर ये आयंस आसपास दिख गए तो कंबाइन कर जाएंगे। कंबाइन करके क्या बनेगा बेटा? प्रेसिपिटेट। AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, AgBr पेल येलो, राइट, मतलब हल्का कलर होता है थोड़ा, एंड AgI डार्क येलो होता है। बट होते सभी प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें नीचे ऐसे जाके बॉटम पे सेटल हो जाता है, ये पीपीटी का फॉर्म आता है। ठीक है, तो आप देखो इस सॉल्यूशन में जो मैंने आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास सिल्वर नाइट्राइट है जो कि एक्वस सॉल्यूशन, कहने का मतलब ये वाटर में सॉल्युबल है, ये भी वाटर में सॉल्युबल है। लेकिन इन दोनों को जैसे ही मिलाओगे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर ही आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको। अच्छा, इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2AgCl एंड बेरियम नाइट्रेट एक्वस। अच्छा बेटा, जब मैं एक्वस लिख रहा हूं तो ये बात अच्छे से दिमाग में रखना है कि एक्वस का मतलब है क्या, कि यहाँ पे सर बेरियम+2 एक्वस एंड क्लोराइड आयन एक्वस, मतलब ये सब चारों तरफ वाटर से सराउंडेड है। मतलब ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, ये मैंने लिख जरूर दिया है उनको फॉर्मूला को बैलेंस करने के लिए, बट कंबाइंड नहीं है। बेरियम प्लस सॉल्यूशन में इंडिपेंडेंटली, मतलब वो फ्री आयंस है एक तरह से सॉल्यूशन के अंदर। तो जब भी मैं डिस्कस कर रहा हूं इनके बारे में तो आपको ऐसे ही परसीव करना है। तो ये दोनों सॉल्यूशन को मिलाते ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दिस थिंग विल हैपन, मतलब यू विल गेट द प्रेसिपिटेट। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया एक रिएक्शन। वहीं एक दूसरी तरफ एक रिएक्शन है जिसमें SO2 को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करो। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे सिंगल एडिट। तो ऐसा देखा गया है कि यार ये कभी कंप्लीशन की तरफ जाता ही नहीं है, हमेशा ये बनता भी है और ब्रेक भी होता है। 2SO2 एंड 2SO2, चेक करो बैलेंस है ना। मतलब ये फॉरवर्ड में भी जाएगा, बैकवर्ड में भी आएगा, और इसको कराने के लिए खैर हमें कैटलिस्ट का भी जरूरत पड़ता है, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, उसका यूज करना पड़ता है जब जा करके ये SO2 से SO3, मतलब सल्फर से SO2 बनना इजी है, SO2 से SO3 बनना काफी डिफिकल्ट काम है। करेक्ट? तो ये चीज ऐसा देखा गया। तो आप बोलोगे कि सर फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है, हम जो स्टोइकियोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं जितने रिएक्शन, वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन पढ़ते हैं, या फिर एज्यूम करते हैं कि वो 100% दूसरी तरफ यानी प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब, अगर बेटा मैंने आपको दे दिया कि ये अगर 2 मोल है और ये अगर 3 मोल है बेटा, और मैंने आपसे पूछ दिया कि ये बच्चों मैंने आपको कॉम्पोजिशन ये दिया और डालते ही रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया, और जैसे ही रिएक्शन खत्म हो तो मुझे बताओ AgCl का अमाउंट कितना मिलेगा। तो कैसे करते हो आप? लिमिटिंग रेजिएंट के हिसाब से करते हो? जरा बता सकते हो क्या मुझे कि AgCl का वैल्यू कितना आएगा, कितना मोल आएगा AgCl का? इस कॉम्बिनेशन से AgCl कितना आएगा, बोलो। जल्दी बताओ। अगर मैंने 2 मोल AgNO3, 3 मोल BaCl2 लिया तो मुझे AgCl का प्रेसिपिटेट कितने मोल मिलेगा, बता सकते हो? 100 मिल?
अच्छा, आवाज तो आ रही है ना सबको? यस सर। ये सुनो। ओके ग्रेट। तो ये क्लियर नहीं है? स्टोइकियोमेट्री में क्लियर नहीं है क्या? बोलो, जैसा बोलोगे मैं उसके हिसाब से बताऊंगा आपको। सर एक बार रिपीट कर दो, आप क्या कह रहे हो? मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि बेटा अगर 2 मोल AgNO3 लिया, 3 मोल BaCl2 लिया, तो मुझे कितना मोल AgCl मिलेगा? हाउ मच AgCl? चलो कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। तो यार फिर तो स्टोइकियोमेट्री में भी आपको चीजें सीखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो चलो कोई बात नहीं। सो 2 मोल ऑफ AgCl विल रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ BaCl2 माय डियर। यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिखा है, पहली बात तो रिएक्शन कभी भी आप किस मोल में रह रहे हो उनसे फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से रिएक्ट करता है। कहने का मतलब इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसका 2 मोल बनाएगा। 2 मोल ऑफ दिस विल रिएक्ट विद 1 मोल। अच्छा फिर से देखो, इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा। मैंने कितना लिया हुआ है? 2 मोल। यहाँ कितना है बेटा? ये 3 मोल है। तो ये 2 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट हो जाएगा। तो 3 लिया है तो ये बच कितना जाएगा बेटा? 3 में से 1 गया तो कितना बच गया? ये 2 लेफ्ट। ये एक्सेस अमाउंट है। तो ये कितना बन जाएगा? तो देखो बेटा, ये 2 इसके 1 से रिएक्ट करके इसका 2 मोल बनाएगा। दिस विल फॉर्म 2 मोल फॉर्म। सो आंसर अगर ऐसे क्वेश्चन का करना होता तो हम बहुत आसानी से कर सकते थे कि 2 मोल ये लिया, 3 मोल, रिएक्शन कंप्लीट हो गया और ये खत्म हो गया पूरी तरीके से, एंड वी गॉट दिस। जबकि दूसरे रिएक्शन में अगर आप सोचो, क्या ये रिएक्शन कभी कंप्लीशन की तरफ जाएगा? तो आंसर है नहीं, कंप्लीशन नहीं। आइडियली अगर आप देखने की कोशिश करो, जो हम आइडियलिज्म यहां लेके चलते हैं वो ज्यादातर रिएक्शन में फॉलो नहीं होता है। बल्कि इनफैक्ट ऐसा देखा गया है कि रिएक्शन पूरी तरीके से कभी खत्म नहीं होता। हाँ, कुछ रिएक्शन में वो 99.999% तक चला गया, मतलब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि खत्म। बट रियलिटी में रिएक्शन कभी भी पूरी तरीके से एक सिंगल मॉलिक्यूल भी ना बचे रिएक्टेंट का, ऐसा कभी नहीं होता है। वो हमेशा दोनों तरफ रहता है। तो रिएक्शन का नेचर है दोनों तरफ का, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। इसी टाइप के रिएक्शन को जो दोनों तरफ होते हैं, एक्टिवली होते हैं, उनको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन, करेक्ट? या उनको और अच्छी टर्मिनोलॉजी में हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर इसी को मैं क्लासिफाई करूं तो ये जो सेकेंड रिएक्शन लिखा है ये रिवर्सिबल रिएक्शन की कैटेगरी में है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन ये कितना कंप्लीट हो रहा है उसके हिसाब से हम दो कैटेगरी बनाते हैं, करेक्ट? इसमें दो कैटेगरी बनाते हैं। बेस्ड ऑन, अगेन ये जो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं कि कितना कंप्लीट हुआ उसके हिसाब से। तो क्या कैटेगरी बनी बेटा? इसमें बनती है रिवर्सिबल, एंड इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में अगर मैं और डिटेल में बताऊं, तो जैसा मैंने बताया, इरिवर्सिबल ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जहां पे वो यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। अगर आप पूछोगे प्रैक्टिकली क्या होता है सर, तो प्रैक्टिकली दोनों तरफ की चीजें हमेशा होती है। मतलब आप बोल सकते हो कि इरिवर्सिबिलिटी एक आइडियलिज्म है। तो आप कहोगे फिर इसको पढ़ते क्यों है? क्योंकि यार कई सारे ऐसे नेचर में रिएक्शन है ना जो 99% से ऊपर हो गए। तो जब भी वो 99% से ऊपर वाली कैटेगरी आ गई, इनफैक्ट 90% से भी ऊपर कैटेगरी आ गई, 95% से भी ऊपर कैटेगरी आ गई, उन सबको हम इस वाले कैटेगरी में रखने की कोशिश करते हैं, इरिवर्स। हम मान लेते हैं कि यार चलो खत्म हो गया, थोड़ा मोड़ा बच जाने से कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम कैसे दिखाते हैं? तो क्या लिखेंगे? गोज फॉर 100% कंप्लीशन, नियर, occurs in single direction,
सिंगल डायरेक्शन। अच्छा, रिप्रेजेंटेड बाई कौन सा एरो? ये वाले एरो से। कभी भी अगर आपको ये एरो डायरेक्टली लिखा हो एक ही डायरेक्शन में, तो ये सब हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शन। करेक्ट, ये सभी इरिवर्सिबल रिएक्शन की और क्या खासियत होती है कि चलो सर एक ही डायरेक्शन में जाता है, लगभग 100% कंप्लीट होता है, ये एरो से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। और क्या खास बात कि जो रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाता है बेटा, उसका डेल्टा जी उस रिएक्शन का नेगेटिव होता है, लेस देन 0। आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। करेक्ट, यहां तक समझ पड़ रहा है सबको? अब आप बोलोगे कुछ एग्जांपल बताओ सर जो रिएक्शन लगभग कंप्लीट होते हैं। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखा कि बेटा प्रेसिपिटेशन ना, पीपीटी फॉर्मिंग रिएक्शन जहां प्रेसिपिटेट बन रहे हो, AgNO3 aqueous reacting with BaCl2 aqueous is going to give us the precipitate of AgCl। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, और फास्ट भी होता है। हमें अभी यहाँ पे स्पीड का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम एक्सटेंट का डिस्कशन कर रहे हैं, किस एक्सटेंट तक। तो ये लगभग पूरा ही खत्म हो जाता है, लगभग पूरा। तो ये बन गया। समझ पड़ रहा है आप लोगों को बात मेरा? और कौन से रिएक्शन सर? एक तो चलो प्रेसिपिटेट ड्रिवन रिएक्शन हो गए, और एसिड बेस रिएक्शन बेटा खास करके तब जब वो एक रीजनेबल एसिड एंड रीजनेबल बेस। कहने का मतलब अगर आप रिएक्शन ले लो NaOH जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके साथ आप ले लो HCl जो कि बहुत अच्छा एसिड है, इन दोनों को, इनके एक्वस सॉल्यूशन को रिएक्ट कराओ तो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ये रिएक्शन खत्म हो जाएगा, और क्या मिलेगा? NaCl एक्वस एंड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा ना? बोलो ये सुनो। यस यस सर। ओके, तो ये सारे रिएक्शन, प्रेसिपिटेट हो गया, एसिड बेस फॉर्मेशन। इस एसिड बेस में और भी एक्सटेंशन मैं कर सकता हूँ। पता है आपको, अगर एसिड समझ में आता है, बेस समझ में आता है, तो मैं इस क्वेश्चन में इम्प्रोवाइजेशन कर सकता हूँ। कहने का मतलब मैं आपसे 4 ऑप्शन दूंगा और पूछूंगा बताओ कौन सा रिएक्शन लगभग कंप्लीट होगा, तो मैं एक ऑप्शन आपको इस टाइप का भी दे दूंगा बेटा, FeO प्लस HCl, इनमें ऐड करके बताओ। तो आप ध्यान से देखो, FeO भी बेस है, आयरन ऑक्साइड भी बेसिक है, तो वो भी रिएक्ट करता है। तो जरूरी नहीं है कि मैं ट्रेडिशनल एग्जांपल ही दूं, मैं कुछ ऐसे एग्जांपल उठा के दे सकता हूं जो कि आपने शायद इसमें पढ़ नहीं रखा हो, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपने समझा हुआ है बॉन्डिंग के टॉपिक में कि कैसे पहचानते हैं एसिड बेस, तो आप यहाँ पे इजिली समझ पाओगे। ठीक है, तो NaOH प्लस HCl विल फॉर्म NaCl रिएक्शन। ये हो गया, ये हो गया। रेडॉक्स के बहुत सारे रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड रेडॉक्स के बहुत सारे रिएक्शन, जैसे KMnO4 का रिएक्शन करा दो आप H2S से, KMnO4 का टाइट्रेशन आप करा दो किसके साथ? H2O2 के साथ। KMnO4 का आप टाइट्रेशन करा दो पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ये सब रिएक्शन जो रेडॉक्स के रिएक्शन है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, और उनमें भी फास्ट रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, एक्वस सॉल्यूशन में पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये खत्म हो जाता है। वो सारी कैटेगरी हमारा इरिवर्सिबल। आप बोलोगे क्या बिल्कुल नहीं बचता है? क्या सर, क्या एक मॉलिक्यूल भी रिएक्टेंट में नहीं बचता है? आंसर है बचता है, लेकिन फिर भी हम इसलिए मान लेते हैं कि लगभग ये खत्म हो गया है। 95% से ऊपर कोई भी चीज जाए तो हम एज्यूम कर लेते हैं मोटा मोटी कि यार चलो खत्म हो गया, राइट? और ये सब तो कैटेगरी वैसी वाली है जो 99% से भी ज्यादा खत्म होती है, तो इनको तो वैसे भी हमें। तो आप कहोगे कि फिर रिवर्सिबल में हम किसको रखेंगे? तो देखो, थ्योरेटिकली अगर मुझे बोलना हो तो मैं बोलूंगा कि नेवर गोज फॉर 100% कंप्लीशन। राइट? अच्छा, दूसरी चीज, अकर्स इन बोथ डायरेक्शन। जब दोनों तरफ हो रहा है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जा रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? इनको हम दोनों तरफ के एरो को रिप्रेजेंट करें, राइट? दोनों तरीका होता है बेटा, जैसे रिप्रेजेंटेड बाई, कैसे?
आप ये यूज कर लो आगे पीछे दोनों तरफ, या फिर आप ऐसा भी चलेगा कि हाफ एरो आगे हाफ एरो पीछे, ये सिंबल है। अब आप बोलोगे सर कुछ एग्जांपल्स बताइए। अच्छा, इसमें थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के बारे में भी कुछ बताइए। तो बेटा ध्यान रखना, दोनों तरफ हो जरूर रहा है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वो क्या है आगे डिस्कस करेंगे, इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो उस केस में इसका डेल्टा जी का वैल्यू एट इक्विलिब्रियम इट विल बी 0, नेगेटिव नहीं होता है, इक्विलिब्रियम पे 0 हो जाता है। अच्छा और क्या, नेक्स्ट इज ये आ गया, ये आ गया। अब एग्जाम्पल की मैं बात कर लूं, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि SO2 का रिएक्शन O2 के साथ, ये रिएक्शन, और ये तो हो गया पहला। दूसरा और कौन सा रिएक्शन, SO2 प्लस O2 के साथ फॉर्मेशन SO3 का। दूसरा और कौन सा रिएक्शन, इसमें बहुत सारे हैं यार, लिस्ट बनाते बनाते थक जाओगे, बहुत सारे हैं। आपने पॉपुलर एग्जांपल में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको भी हम दिखाते हैं, करेक्ट। और ऐसे और भी आप एग्जांपल्स दिखा सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इधर मिल जाएंगे, जैसे H2I2 का कॉम्बिनेशन 2HI, करेक्ट। तो इसको क्विकली नोट कर लो, सब लोग फटाफट नोट कर लो। कर लिया, यहां तक नोट कर लिया, चलो। अच्छा, और कुछ बातें इसमें ऐड करते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। आप देखो, अगर इन रिएक्शंस को देखने की कोशिश करो, जैसे मैंने यहाँ प्रेसिपिटेशन का और इसकी बात करी, तो इनमें देखने की कोशिश करो तो इसमें ज्यादातर रिएक्शन ऐसे आपको दिखेंगे जिसमें गैसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। अच्छा, वो अपोजिट नेचर वाले गैसेस भी नहीं है, राइट। जैसे मैं पूछूं कि SO2 का नेचर एसिड जैसा होता है, O2 कोई बेस थोड़ी ना है। वहीं अगर आप SO2 के साथ कोई और बेसिक गैस ले लेते तो भी कॉम्बिनेशन थोड़ा फास्ट हो सकता है। तो ज्यादातर ये रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी की मोस्ट ऑफ द केसेस में आप कह सकते हो कि गैस गैस फेज में बहुत ज्यादा मिलता है। ऐसा नहीं है कि बाकी सॉल्यूशन फेज में है, उसमें भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा मिलेगा एग्जाम्पल, ठीक है। और एक चीज होता है, अच्छा ऐसे रिएक्शन जिनमें सारा फेज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का फेज एक ही जैसा हो, मतलब गैस 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 गैस, जैसे ये भी गैस है बेटा, ऑक्सीजन भी गैस है, SO3 भी, डिपेंड करता है आप टेम्परेचर क्या रखते हो, वो भी गैस के फेज में, हालांकि रूम टेम्परेचर पे SO3 सॉलिड होता है। तो ये रिएक्शन, या H2I2 का, रूम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर, राइट, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो ये सॉलिड हो जाएगा, हायर टेम्परेचर। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें सभी गैस 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 यूज हो, या लिक्विड लिक्विड लिक्विड, एक्वस एक्वस एक्वस, अगर ऐसा होता है, सबका फेज एक जैसा होता है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस नाम से क्लियर है। हेट्रोजीनियस कब बोलेंगे, जहां पे एक से ज्यादा फेजेस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। जैसे हेट्रोजीनियस का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अच्छा, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कौन सा, कि कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 को, जो कि सॉलिड है, अगर आप हीट करते हो तो डिकम्पोज होता है, क्या बनता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनता है बेटा,
CO2 बनता है। अच्छा, CO2 क्या है? एक एसिडिक गैस है। और CaO क्या है? ये गैस नहीं बेटा, ये सॉलिड है। S है, ये G है। तो ये हमारा बेसिक है और ये एसिडिक है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है, क्योंकि ऐसे रिएक्शन में जहां पे सॉलिड गैस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, अगर आपको उसको रिवर्सिबल बनाना है तो आपको क्लोज्ड कंटेनर में लेना पड़ेगा। मतलब आप बॉक्स के अंदर रखो, डिब्बा बंद करके रखो, पूरा कंटेनर क्लोज करके रखो और वहां रख लो, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का हो जाएगा। CaCO3 सॉलिड। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब CO2 को पूरा इन्वायरमेंट में एक्सपैंड होने की फ्रीडम नहीं रहेगी, जो कि उसका नेचर है, क्योंकि वो गैस है, तो बार बार घूम फिर करके कंटेनर में इसी CaO के साथ कोलाइड करेगा। जब कोलाइड करेगा तो ये वापस। लेकिन वहीं अगर आपने कंटेनर ओपन रख दिया, मतलब इनक्लोज कंटेनर, किसके लिए बेटा? इन द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द हेट्रोजीनियस, मतलब सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, ऐसी चीजें अगर आ जाए तो आपको यहाँ पे। अच्छा, इरिवर्सिबल बनाना है तो इसी रिएक्शन को आप ओपन कंटेनर में करा लो। सेम रिएक्शन ओपन कंटेनर में वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, और यहाँ पे तो कंडीशन ड्रिवन है ये। यहां तक क्लियर हो गया? तो होमोजीनियस, तो इसको, ये इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस क्योंकि सॉलिड भी है, गैस भी है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ पड़ गया कि डिफरेंस क्या है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो अब इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर में बेटा हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरी कैरेक्टरिस्टिक रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कैसे देखते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, राइट? ये सारे चीजों के बारे में, और इन पे अलग अलग पैरामीटर्स का, प्रेशर का, टेम्परेचर का, इन सब का इफेक्ट कैसा आता है, वो सब चीज हम लोग एसेस करने वाले हैं इस केस में, रिवर्सिबल केस। तो चलो आ जाओ, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब जैसे ही मैंने नाम लिया किस बात का बेटा, कि रिएक्शन दोनों तरफ होता है, तो चलो सर, दोनों तरफ होता है, यानी फिर से मैं अगर लिखूं, मैं शुरू करूंगा इसी से, ठीक है? तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस, दोनों ही तरफ 2 अमोनिया। अच्छा बेटा, ये जो पीछे लगाया हुआ है इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, ये बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। तो अभी तक आप लोगों ने स्टोइकियोमेट्री तक सिर्फ आपने ये देखा कि यार अगर ये लिया जाए तो कितना प्रोडक्ट बनता है, अमाउंट, सिर्फ कैलकुलेशन आपने की। आज आप पहली बार जानोगे कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन या रिएक्शन के अंदर एक और पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं रेट। अब चूंकि ये दोनों तरफ हो रहा है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड भी होगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा। यानी रेट भी समझना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड को कैसे रिलेट करते हैं रेट ऑफ बैक। रेट का जो चैप्टर है, यानी कि भाई रिएक्शन तो हो रहा है, बट कितने समय में हमें रिएक्टेंट मिल रहा है, रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, कितने समय में हमें वो प्रोडक्ट, डिजायर्ड अमाउंट जो प्रोडक्ट चाहिए वो कितने टाइम में मिल रहा है, टाइम के साथ जो एसोसिएशन है, इसका एक पूरा चैप्टर ही है क्लास 12 में, जो कि आप पढ़ोगे आने वाले ही टाइम में। इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। वहां पे प्रॉपर आपको रेट के बारे में, प्रॉपर आपको रेट के बारे में ही पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लिकेटेड, ये सब के सब वहीं पे पढ़ना है। फिलहाल उसका, इस केमिकल काइनेटिक्स का एक पार्ट यानी रेट के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो केमिकल काइनेटिक्स में यूज होता है। तो रेट, ये हमारा फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन
CTN में लिख दे रहा हूँ, CTION मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो अब मैं बात करूंगा रेट ऑफ रिएक्शन का, इसको समझते हैं। तो अभी मैं एज्यूम करूंगा जब भी मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो या तो मैं फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं या तो बैकवर्ड की। इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखेंगे वो बात का बात है, ठीक है। पहले आप ऐसे समझ लो कि सिंगल डायरेक्शन में क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करोगे बेटा, कैसे डिफाइन करें? तो चलो मैं फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड आगे जाने के लिए जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा ध्यान रखना। वैसे रिएक्शन मोटा मोटी तरीके से समझ लो, डिटेल डिस्कशन तो टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स में होगा जो कि 12th। अभी ऐसे समझ लो कि कोई भी रिएक्शन कैसे होता है। तो रिएक्शन होने के लिए जरूरी चीज क्या है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, आयनिक लेवल पे वो आपस में कोलाइड करें। और ज्यादा डिटेल में घुसोगे तो वो कोलिजन इंपैक्टफुल होना चाहिए, और डिटेल में घुसोगे तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होना चाहिए। जब ये तीनों बातें एक साथ होती हैं तब जाकर के कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाता है, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अब प्रोडक्ट की तरफ बने। तो उस कोलिजन के लिए जो मेन फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्या क्या हो सकते हैं भाई? कि मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कितना है, मॉलिक्यूलर लेवल पे कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या टेम्परेचर है, कितनी स्पीड है। तो ये सारे फैक्टर को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि रेट ऑफ, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो बैकवर्ड हो बेटा, प्रोपोर्शनल टू, रफ सेंस में हम उसको बोल देते हैं कि उनका कंसंट्रेशन जो भी है। जैसे मान लो ऊपर वाले के लिए लिखना हो तो मैं लिखूंगा कि नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का और उसका पावर 3। लेकिन एक बार मैं ध्यान देना चाहता हूँ बेटा कि ये जो बॉक्स हमने यूज किया है ये कंसंट्रेशन रफ सेंस में बोल सकते हो, बट रियलिटी में ये एक्टिव मास है। मैंने आपको पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछा था, एक्टिव मास। अभी देखेंगे डिफरेंस क्या होता है एक्टिव मास में। दो तरीके की चीज है। तो एक्टिव मास है, राइट, यानी एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन एंड एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? ये प्रोपोर्शनल होगा जो इनके पावर्स हैं उनके। डिटेल में जैसा मैंने बताया ये पावर 1 और 3 कैसे आता है वो काइनेटिक्स में आप देखोगे। अभी समझ लो जो इनकी स्टोइकियोमेट्री है ना वही इनका पावर हो जाता है। जो इनकी बैलेंस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री है वही इनका पावर है। हालांकि ये चीज एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही सिर्फ वैलिड है, ठीक है। तो हम अभी एज्यूम करेंगे इक्विलिब्रियम के अंदर की एलिमेंट्री रिएक्शन है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना उसके मेन चीज उसमें। तो RF प्रोपोर्शनल टू N2H2 टू द पावर, ठीक है। अच्छा, फिर आप बोलोगे ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो, क्योंकि आप देखो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट लिया है मैंने, कंसंट्रेशन, कितने सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। बट क्या यही एक चीज है जो रेट डिफाइन करता है? नहीं। अरे कोई रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है वो इस बात पे भी तो डिपेंड करेगा क्या स्पीड है मॉलिक्यूल्स की, कोलिजन, बहुत सारी और चीजें जो छुपी होती हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी जब हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है, रेट कांस्टेंट। लेकिन चूंकि ये फॉरवर्ड की मैं बात कर रहा हूं तो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू, इसमें सारी चीजें छुपी हुई हैं। ये जो KF है इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड। अच्छा ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अभी हम K के बारे में भी देखेंगे, K का जनरल एक्सप्रेशन उसी तरीके से बेटा। सिमिलरली ये तो रहा बात, किसकी मैं बात कर रहा था, ये फॉरवर्ड रिएक्शन। RF क्या है बेटा यहाँ पे? व्हाट इज RF? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड RB, रेट ऑफ बैकवर्ड को B, R रेट, B फॉर बैकवर्ड, RB प्रोपोर्शनल टू। अब हम जब बैकवर्ड रिएक्शन की बात आएगी तब हम ये सोचेंगे, अच्छा उधर एक ही चीज है, अमोनिया ही है, तो हम बोलेंगे कि अमोनिया का एक्टिव मास टू द पावर 2। तो जब RB लिखोगे पूरी तरीके से तो क्या हो जाएगा, K इंटू अमोनिया होल टू द पावर
ये के कौन सा बेटा, ये के इस बार बी, के बी का मतलब क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो आरबी आपको समझ में आया, के बी, आरबी क्या था, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये इनका फॉर्मुलेशन, इनको अच्छे से नोट करो। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया, इनके बारे में पूरी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब यहाँ पे समझते हैं रेट का एक्सप्रेशन मैंने आपको दिखा दिया। अब समझते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्शन कितना फास्ट, कोई भी रिएक्शन कितना फास्ट है कितना स्लो होगा, वो किन किन फैक्टर्स पे, कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो इसको अफेक्ट करेंगी। नंबर 1, सबसे पहला खुद बताओ क्या होगा, बोलो। अभी आपको क्या समझ में आया, इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं, बोलो। सर नंबर ऑफ मोल्स। बेसिकली आप मोल से ज्यादा अच्छा टर्म है क्या है, ये देखो ना, एक्टिव मास या कंसंट्रेशन। रफ सेंस में आप कंसंट्रेशन बोल सकते हो, कंसंट्रेशन किसका, ऑफ जो भी रिएक्टेंट, अगर फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं तो रिएक्टेंट, बैकवर्ड की बात कर रहा हूं तो प्रोडक्ट, तो सिर्फ कंसंट्रेशन में बोल दे रहा हूं। ज्यादा अच्छा टर्म क्या है, एक्टिव मास, ज्यादा अच्छा टर्म क्या है, एक्टिव मास। दूसरा और क्या दिख रहा है, तो बेटा अच्छा चलो ये कंसंट्रेशन है, क्या कंसंट्रेशन प्रेशर से रिलेटेड होता है, हाँ है, बिल्कुल है। कैसे, तो मान लो बेटा कोई गैस मैंने ले लिया, जैसे नाइट्रोजन ही गैस ले लिया इस एक बॉक्स के अंदर। अब मैं पूछूं इसके मोलैरिटी और प्रेशर में कोई रिलेशन है, तो बोलोगे हाँ ना, है ना सर। कैसे, तो हमें मालूम है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम को ही हम मोलैरिटी बोलते हैं, यही कंसंट्रेशन है। और हमें मालूम है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं इसमें, तो यहां से हमें मालूम चल गया एन बाई वी इज इक्वल टू पी बाई आर टी। ये सुनो, बोलिए भाई। यस। तो प्रेशर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रेशर, लेकिन ये किसके लिए, मेनली फॉर गैसियस रिएक्शन, मेनली फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैस। गैसियस कंपोनेंट या गैसियस स्पीशीज, या सिंपली आप इन्वॉल्विंग गैस, करेक्ट। अच्छा सर और क्या है, और बताओ क्या आपको दिख रहा है इसमें, तो जो हिडन है वो है के। अब के हिडन है ना के। अब इस के में बहुत सारी चीजें आती हैं, इस रेट कांस्टेंट के अंदर ही बहुत सारा, जैसे टेम्परेचर, बोलो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जितने भी उसके अंदर रिएक्टेंट हैं या प्रोडक्ट है उन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो कोलिजन और फास्ट होगा, इंपैक्टफुल होगा, तो रिएक्शन फास्ट होने लगेगा। तो टेम्परेचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और क्या है, कोई बताएगा इसमें, और क्या है,
Sir, addition of noble gas. वो तो चलो हाँ बिल्कुल कह सकते हो। तो जब आप नोबल गैस ऐड करते हो तो बेसिकली होता क्या है बेटा, चूंकि नोबल गैस है तो इनमें इनमें कुछ खास फर्क नहीं डालता है। डालता तो वो बहुत कंडीशनल चीज है। वो क्या करता है, अगर आप इसको कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेके चल रहे हो तब वहां पे थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। इनका डिस्कशन हम लोग लीक एटलियस प्रिंसिपल में करेंगे। अभी फिलहाल नोबल गैस का कोई खास यहाँ पे चीजें नहीं दिखाई दे रही है। बेसिकली आप कह लो कि एक रफ मीडियम जैसा काम कर रहा है, वो मीडियम भी नहीं है बल्कि, है ना। तो और बताओ इसके अलावा। Rate of dissociation. रेट ऑफ डिसोसिएशन, रेट पे ही तो मैं इफेक्ट पूछ रहा हूँ। किन किन फैक्टर। कोई बात नहीं, और कोई। बोलिए, है आपके पास, सोचो आपके पास आंसर निकलेगा। और बताओ। नहीं समझ पड़ रहा है, चल। अरे यार इतना पॉपुलर चीज है क्या, कैटलिस्ट। नहीं, आप बोलो कई सारे सर हमें रिएक्शन तो ट्यूशन ऐसे। में कैटलिस्ट का नहीं बताया था इसके। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। इस पे तो जेई मेन, एडवांस, बोर्ड कहीं का भी हो क्वेश्चन इस पे फ्रेम होता है। हो सकता है मिस कर गया हो कहीं से, आपके दिमाग से स्किप कर गया हो। चलो कोई बात नहीं। कैटलिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कई सारे रिएक्शन तो ऐसे हैं, अगर आप कैटलिस्ट ना यूज करो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो इतना स्लो हो जाते हैं कि हमारे लिए यूजलेस हो जाते हैं। जैसे आपको बताऊं, ये जो अमोनिया का फॉर्मेशन है N2+3H2, हालांकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मालूम। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मीन डेल्टा एच इसका नेगेटिव है बेटा। इन अ वे आप बोल सकते हो कि जो प्रोडक्ट है उनकी एनर्जी और कम होती है और ज्यादा स्टेबल है। फिर भी ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है। आप रख दो नाइट्रोजन हाइड्रोजन और सोचो अमोनिया बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ इसको नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास भी, मतलब ये आप सोच लो कि 600-700 डिग्री पे भी इतना आसानी से नहीं होने वाला है। रूम टेम्परेचर का तो बात ही छोड़ दो। तो 400, 500, 600 इस रेंज में भी लाना अपने आप में एक अचीवमेंट था। तो उसको आपने सुना होगा, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, हैबर। हैबर्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं अमोनिया फॉर्मेशन। यस सर। और उनको इस पर्टिकुलर डिस्कवरी के लिए, अमोनिया फॉर्मेशन की डिस्कवरी के लिए ही इतने कंफाइंड रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर, प्रेशर के अंदर, इनको नोबेल प्राइज दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट ये रखता है ये रिएक्शन में कैटलिस्ट का रोल एंड उसको मैनेज करना। तो ये बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है किसी रिएक्शन के लिए। आप सोच लो, इस एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आपके सामने एग्जाम्पल है हैबर्स प्रोसेस, राइट। तो कैटलिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बताओ, और क्या चीज है बेटा। टेम्परेचर है, कैटलिस्ट है, मीडियम आप बोल सकते हो कई बार। मीडियम ऑफ, या आप बोल सकते हो सिंपली मीडियम को सॉल्वेंट बोल सकते हो, टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज। तो कई सारे रिएक्शन तो कुछ स्पेसिफिक सॉल्वेंट में ही होते हैं। अब जैसे आप सोच लो कि AgNO3 और बेरियम क्लोराइड, ये दोनों को हम मिक्स कर दें केरोसिन ऑयल में, रिएक्शन होगा? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। वाटर में डालोगे तो ही होगा, उसमें तो होगा ही नहीं रिएक्शन। तो सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। कैसा आपने चूज किया है। छठा, जैसे आपने कुछ रिएक्शन देखे होंगे बेटा जो लाइट सेंसिटिव रिएक्शन है, अगर उस पे फोटोन गिरा ही नहीं, अगर उस पे लाइट आई ही नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगा। कोई रिएक्शन बता सकते हो ऐसा? फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं, बोलो। यस सर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अरे यार बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट
किसके लिए? फोटोसेंसिटिव रिएक्शन फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर फोटोसेंसिटिव रिएक्शन। तो और भी हैं बट मोटा मोटी इतना फैक्टर्स अफेक्टिंग। अच्छा, ये तो हो गया बेटा रेट के बारे में, आपने समझ लिया कि कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। दूसरा, अब इसी के पैरेलल में मैं लिखूंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट। जिसको हम लोग कैपिटल नहीं है बेटा, ये स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था KF KB रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे K है, तो K का एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। K के एक्सप्रेशन में A e टू द पावर माइनस EA बाई RT। ओके, अब इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, A EXP लिखते हैं और ब्रैकेट में EA बाई RT लिखते हैं। ध्यान रखना E माइनस के साथ। तो EXP का मतलब E टू द पावर, EXP लिखने का मतलब एक्सपोनेंट है, वो E टू द पावर है। तो ये दोनों में से कोई भी टर्मिनोलॉजी चलेगा। क्या बोलते हैं इसको बेटा? आर्हेनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन Ka e टू द पावर। आप देखो, आपको जो मैंने अभी बताया था कि रेट में टेम्परेचर आपको दिख नहीं रहा होगा, बट K का पार्ट है, इसलिए तो बोला ना कि रेट में टेम्परेचर का भी इंपॉर्टेंट रोल। आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेम्परेचर का रोल। ठीक, अब कहोगे सर कैटलिस्ट का रोल दिखाइए। तो बेटा कैटलिस्ट का रोल इस जगह पे होता है, ये जो है ना ये अफेक्ट होता है कैटलिस्ट डालने। तो अब इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं। फिलहाल तो ये K इज इक्वल टू दिस, इसको आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे अगर दोनों तरफ मैं log टू द बेस E ले लूं, टेकिंग log टू द बेस E ऑन बोथ साइड, क्या बन जाएगा ये? log E K, जिसको ln भी बोलते हैं हम लोग। उधर क्या आ जाएगा बेटा? log E A मल्टीप्लाई बाई E टू द पावर माइनस EA बाई RT। अब जब आप इसको एक्सपेंड करोगे A इंटू B, इसको लिखोगे ना log टू द बेस EA प्लस log टू द बेस E टू द पावर माइनस EA बाई RT। अब आपने ये काम अब मैथ का है, मैथ में आपने पढ़ा होगा, इसको ln A बोलते हैं। अब ये ध्यान से देखो, E बेस सेम हो गया, तो जब बेस एंड उसका वैल्यू दोनों सेम हो जाए यहाँ पे, सॉरी पावर के फॉर्म में, तो ये एक मतलब अगर मैं बोलूं कि log टू द बेस A टू द पावर समथिंग B हो, तो बेटा ये B इधर आ जाता है, log A ये 1 हो जाता है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसी तरीके से ये देखो पावर B जैसा है, तो ये कितना आ जाएगा? सिंपली माइनस ए बाई RT ऐसा बन जाएगा। तो ये आ जाएगा ln K रेट कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन, ये भी बहुत पॉपुलर एक्सप्रेशन। इसमें और थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे इसके वेरिएशन है। कहने का मतलब, आप अगर अलग अलग टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना ये, तो अगर आप T1 टेम्परेचर पे अगर ये K1 है, तो T2 टेम्परेचर पे क्या आएगा, प्रोवाइडेड ये अगर हमारा सेम रहे तो यानी अगर यहीं से लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू, दिख रहा है सबको? बोलिए। तो जब आप करोगे यहाँ पे लिख करके देखो, अगर मैं आपको यहाँ डिराइव करा दूं,
तो ln_k1 इज इक्वल टू ln_a माइनस EA अपॉन RT1। सिमिलरली बेटा ln_k2 इज इक्वल टू ln_a माइनस EA, मतलब अलग टेम्परेचर पे। तो अब इनका डिफरेंस ले लो बेटा, ln_k2 माइनस ln_k1, सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी अगर ये इक्वेशन 1 और ये 2 है तो 2 माइनस 1 कर दो, तो ln_k2 माइनस k1 हो जाएगा। उधर क्या आएगा, a में से a चला गया, पूरा खत्म। तो दैट इज इक्वल टू दिस, देखो ध्यान से, तो बन गया क्या वो, माइनस टाइम EA अपॉन RT2 प्लस EA अपॉन RT1 आ गया। अब थोड़ा सा ये देखो, log a माइनस log b, log a बाई b हो जाता है, तो यहीं से आ गया वो log k2 बाई k1, और ये कितना आ गया, EA कॉमन निकाल लो, माइनस EA बाई R को कॉमन निकाल लो, क्या बच गया बेटा, 1/T1 पॉजिटिव साइन के साथ माइनस 1/T2 नेगेटिव साइन। अच्छा, माइनस अंदर छोड़ेंगे तब ऐसा होगा, यानी ये एक्सप्रेशन आ गया, माइनस को कॉमन नहीं लिया। करेक्ट, समझ पड़ रहा है ये? तो ये एक्सप्रेशन मैं यहाँ लिखना चाह रहा था, जिसको मैंने यहाँ नोट करा दिया। अच्छा, ये टू द बेस ई है बेटा, ये ना ln है, log टू द बेस ई। अच्छा, log टू द बेस ई को अगर मैं लिखना चाहूं टू द बेस 10, ये ध्यान रखना, log टू द बेस ई अगर कोई भी चीज है तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो log टू द बेस 10 हो जाएगा। तो यानी अगर मुझे इसको log टू द बेस 10 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं एक्सप्रेशन लेके आऊंगा, यहां लिखूंगा, ये आपके लिए नोट पॉइंट के जैसा रहेगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये log टू द बेस 10 क्या, k2 बाई k1 और मल्टीप्लाई बाई 2.303 इंटू दिस इज इक्वल टू EA बाई R 1/T1 माइनस 1/T2, ये आता है। इसको और अच्छा कर लो तो ये आ जाएगा log 10 k2 बाई k1, ये ध्यान रखना स्मॉल वाले हैं तो, दैट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 1/T1 माइनस 1/T2। ये एक फाइनल एक्सप्रेशन है, इनको दिमाग में रखना। अब जेई एग्जाम में इनके ग्राफ पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इनके ग्राफ पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। राइट, इनके ग्राफ पे भी क्वेश्चन आया हुआ, कैसा है, ये पूरा नोट करने के बाद आप देखो तो हमारे पास मोटा मोटी अगर देखा जाए तो पहला एक्सप्रेशन ऐसा मिला, लॉग में ऐसा मिला। क्वेश्चन क्या आया हुआ है, क्वेश्चन ये आया हुआ है कि आप log टू द बेस 10 k वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ प्लॉट करो, आप लोग प्लॉट करो, जल्दी करो, ट्राई करो। log टू द बेस 10 k वर्सेस 1/t, मैं क्या इंटरेस्टेड हूँ, ये क्या है, इसका नेचर क्या है, स्ट्रेट लाइन है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, सर्कल है, क्या है? अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है? ग्राफिकल एनालिसिस का मतलब ये, ट्राई करो।
कर लिया? हो गया ट्राई? अरे भाई बोलो। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। चल स्ट्रेट लाइन आ रहा है, आजा देख लेते हैं। ओके देख लेते हैं कैसा आता है। तो देखो अभी हमारा एक्सप्रेशन क्या था, log 10 k इज इक्वल टू कितना था हमारा, सॉरी हमने log 10 पे तो अभी डिस्कशन नहीं किया था, हमने ln पे डिस्कशन किया था। तो आप ध्यान से देखो, तो ln में ये जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ निकाला है, इसको देखो यहीं से यूज करेंगे, जो कि हमें ये मालूम है कि ln k को अगर log 10 बेस में चेंज करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसी को लिखूंगा, इसी एक्सप्रेशन से मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2.303 मल्टीप्लाई बाई log 10 log टू द बेस k टू द बेस 10। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे राइट साइड में, तो वो भी आ जाएगा 2.303 log 10 सॉरी log a RNS कांस्टेंट a, राइट, log a, और इसके बाद क्या था यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे log a, उसके बाद माइनस e बाई RT, सिंपली माइनस e बाई RT। इज दैट क्लियर? एंड अब मैं क्या करूंगा, दोनों को एक तरफ करने को, log 10 k इज इक्वल टू log a बेस 10 माइनस, अब ध्यान से देखो 2.303 से इधर इधर डिवाइड किया तो क्या आ गया, EA डिवाइडेड बाई 2.303 R। अच्छा मैं इसको और अच्छे से लिख लूंगा 1/t। ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या पूछा था कि क्वेश्चन क्या आया हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन ये आया हुआ है कि इनके और इनके बारे में प्लॉट का नेचर पूछा था और उनके स्लोप वगैरह के बारे में। तो अब देखो ये इस पूरे चीज को अगर आपको कभी भी ग्राफ रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ हमेशा आप एक्स वाई में हैबिचुएटेड हो, राइट। आपको अगर मैं बोलूं बेटा कि ये बताओ y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 कैसा दिखेगा, तो आप बोलोगे क्या सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया सर आपने, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्लोप इसका +3 है, राइट, m इज इक्वल टू +3, इंटरसेप्ट +2, y एक्सिस पे यहाँ कहीं कट करेगा 2 पे और स्लोप कुछ ऐसा है तो ऐसा दिखेगा। तो यानी आप बोलोगे सर अगर y पे पावर 1 x पे पावर 1 और वो सब अलग अलग टर्म्स में लिखे हों तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। उसी तरीके से y इज इक्वल टू अगर कुछ ऐसा है 1/x, यानी अब पावर 1 नहीं -1 हो गया, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बड़ा सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ, पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। समझ आ रहा है? तो ये बेसिक कुछ फॉर्म्स हैं, मैथ्स में आप और डिटेल में पढ़ते होगे इनके बारे में। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, एंड इनके बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया। ओके तो यहाँ देख लो, अब इस पूरे चीज को, जो कि इसको हमें अब y समझना है क्योंकि इसने बोला दिस वर्सेस दिस, तो यानी y वर्सेस x, तो y क्या हो गया ये और x क्या हो गया ये। तो अब जरा देखते हैं ये कैसा बनता है। तो अगर इस पूरे चीज को मैं y समझ लूं तो ये बनेगा y इज इक्वल टू, ये एक कांस्टेंट जैसा है c माइनस, अच्छा ये EA बाई आर, तो यानी यहाँ प्लस कर लो, यहाँ पे m कर लूं, और 1/t को क्या समझना है। तो अगर मैं इसको रिलेट करूं तो ये देखो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, जहां पे c का वैल्यू कितना है log a टू द बेस 10, राइट। दूसरा चीज बेटा स्लोप का वैल्यू क्या है -EA बाई 2.303 r। तो अब आप देखो स्लोप नेगेटिव है। अच्छा अब कोई बताएगा इसका वैल्यू क्या आएगा, तो ध्यान रखना a जो प्री एक्सपोनेंट कांस्टेंट है या आरएनएस कांस्टेंट है, इस a को ये जो a है इसको हम प्री एक्सपोनेंट कांस्टेंट या आरएनएस कांस्टेंट भी बोलते हैं। आरएनएस कांस्टेंट या फिर प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, करेक्ट, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ये वैल्यू जनरली बहुत ज्यादा होती है, मतलब इसको 1 भी मत समझो आप, 1 से बहुत बहुत ज्यादा, 10 के पावर्स में आप समझ लो।
तो बहुत ज्यादा आएगा तो ये डेफिनेट सी बात है कि ये वैल्यू क्या होगा, ओवरऑल पॉजिटिव। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, राइट, स्लोप नेगेटिव है, तो ग्राफ का नेचर कैसा बनेगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है यानी y पे कहीं यहां कहीं कट कर रहा है, और स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। तो बस हो गया। अब ये इंटरसेप्ट कितना है बेटा, यही है, log बेस 10 a। ग्राफ किसके किसके बीच में बनाया था मैंने, log के, जब मैं log लिख रहा हूं बेस 10 समझ लेना, और 1/t के फेवर में मैंने बनाया था। अच्छा, इसका स्लोप कितना आया, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप भी होगा, तो इसका स्लोप मैंने जैसा बताया यही इसका स्लोप है, यहां लिख लो। तो एग्जाम में कई बार दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो ग्राफ दे देगा, पूछेगा एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू बताओ, तो ग्राफ दे दिया और स्लोप दे दिया, तो स्लोप इज इक्वल टू -a/2.303r। अब r का वैल्यू आपको मालूम है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसका यूज करते हुए आप स्लोप निकालो। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, फ्रेम होते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर। क्लियर है, यहां तक समझ आ रहा है सबको, ये सुनो। यस सर। ग्रेट ग्रेट। तो अब आप समझ लो कि इतनी सारी चीजें हैं, और उसमें भी मैंने ए के बारे में डिस्क्राइब करने की कोशिश किया कि ए क्या है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये तो आपने मैथमेटिकल फॉर्म लिख दिया कि रेट कांस्टेंट में टेम्परेचर भी है दिख रहा है, और ई ए भी है, एक्टिवेशन एनर्जी भी। चलो टेम्परेचर से तो समझ में आया, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज ई ए, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, इन सबको मैं मिटा रहा हूं। व्हाट इज दिस ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है? यस, एनीवन? बताए कोई मुझे, एक्टिवेशन एनर्जी से आप क्या समझते हो? What do you understand by the term EA, activation energy? बोलिए, कोई भी, कोई आइडिया नहीं है? चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। तो जब भी कोई भी रिएक्शन हम कराते हैं, और उसको मैं एनर्जी के फॉर्म में देखने की कोशिश करूंगा, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, और ये एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म, एनर्जी वर्सेस ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आता है। तो जैसे देखो, अभी जैसे मैंने बताया बेटा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनता है बेटा, अमोनिया बनता है। अभी एक सेकंड के लिए ऐसा मानो कि मैं सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो चलो मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि जो रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है, एवरेज एनर्जी लेवल, वो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि कहीं यहाँ है। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट का जो लेवल है वो कहाँ होगा, यहाँ। ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक था,
क्योंकि इसका डेल्टा है नेगेटिव। अच्छा अगर पॉजिटिव होता तो क्या, तो रिएक्टेंट अगर यहाँ है तो प्रोडक्ट कहीं यहाँ होता, यहाँ कहीं होता। इतना ही फर्क है ना बस इंडो एक्सो में। बोलो ये सुनो। अरे बाबा एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लेवल में इतना डिफरेंस है। अब मुझे बताओ, अब मुझे ये बताओ कि अगर ये रिएक्शन ऐसा है तो क्या कभी ऐसा हुआ कि इन दोनों को मिलाया और ये तुरंत हो गया हो? मतलब ऐसा कुछ सीधा चला गया, क्योंकि देखो स्टेबल ज्यादा है, तुरंत हो जाना चाहिए। जबकि मैंने थोड़ा देर पहले बताया ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है, और 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रख दो तो भी कंसिडरेबल स्पीड से नहीं होता है। और इस रिएक्शन को इजिली फिजिबल बनाने पे हैबर को नोबेल प्राइज से नॉमिनेट किया गया। तो आखिर क्या प्रॉब्लम है सर? जब ये ज्यादा स्टेबल भी है, ये उनसे कम स्टेबल है, तो क्यों नहीं डायरेक्टली जा रहा है? तो रीजन है कि बेटा जब भी कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है तो रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं। उतना ही नहीं, नाइट्रोजन का आपस में ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अगर आप ध्यान से दिखाओ तो उसमें एस की भी मिक्स, ऐसा ओवरलैप हुआ है इनके बीच में, इनके वाई वाई के बीच में भी, और इनके पीजेड के भी बीच में ओवरलैप हुआ है। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ये ब्रेक करना पड़ेगा। फिर हाइड्रोजन का भी अपना जो बॉन्ड बना है इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब ब्रेक करोगे उसके बाद ही आपस में जाके एन और एच कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करते समय भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी एक फैक्टर है। कहने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि एकदम गया और चला गया। तो होता क्या है कि जैसे ये नजदीक आते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, फिर नजदीक आते हैं तो दूर हो जाते हैं, और थोड़ी एनर्जी देके भेजो तो और नजदीक आएंगे आएंगे आएंगे, और ज्यादा एनर्जी दे दो, एक मिनिमम एनर्जी से भी ज्यादा, तब जाकर के वो अपने बॉन्ड को रप्चर करेंगे और नए बॉन्ड को फॉर्म करेंगे। कहने का मतलब कि रिएक्शन होने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट किस एनर्जी पे है वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि रिएक्टेंट के आपस के बॉन्ड, आपस का जो रिपल्सिव एनर्जी है उसको वो कैसे ओवरकम करे। उसके लिए जरूरी है कि एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने से पहले हमें उसके पोटेंशियल प्रोफाइल को इतना हाई करना पड़ता है, इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उसको, कि कहीं तो एक जगह आता है, आप ऐसा समझ लो कि जब वो रिपेल होते 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 एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे वो बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी अचीव हो जाएगी यहाँ। और इस स्टेट को, इस पर्टिकुलर स्टेट को एक्टिवेटेड स्टेट में बोल दे रहा हूँ, क्योंकि अब रिएक्शन इससे ज्यादा आपने एनर्जी दे दी तो रिएक्शन अब बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया, अब यहीं से बॉन्ड नए बनने शुरू होंगे और यहाँ आ जाएगा। तो ये जो बीच का बैरियर है बेटा, यहां से ले करके यहां तक, ये जो बैरियर है, जब मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये बैरियर जो आपको दिख रहा है यहां सामने, इस बैरियर को हम एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर बोलते हैं। मतलब कि अगर आपको प्रोडक्ट जाना है तो इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी रहनी चाहिए मॉलिक्यूल्स के पास, तब जाकर के। अच्छा उसके बाद फिर एक बार बन गया तो ये, अच्छा मैं बोलूं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आना है तो क्या बैरियर है? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आना है तो ऐसा नहीं कि बस यहां से यहां पहुंचाना है सर, ना 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 ना, ज्यादा एनर्जी, कितनी ज्यादा चाहिए? यहां से यहां तक के लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड के लिए तो सिर्फ इतना सा है, ई ए एफ, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, और बैकवर्ड के लिए ये इतना बड़ा सा है, बैकवर्ड, ये बैकवर्ड। Activation energy for forward, activation energy for backward. This is activation energy for backward. This is activation energy for forward.
एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज मालूम, ये जो गैप है इसी को हम डेल्टा एच बोलते हैं, राइट? यही है ना डेल्टा एच। इस डेल्टा एच को लिखना हो तो देखो मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, देखो तो करेक्ट लिख रहा हूँ क्या? ई ए एफ माइनस ई ए बी भी लिख सकता हूँ मैं। ध्यान से देखो, देखो इसको अनडाउटेबली डेल्टा एच को हम क्या लिख सकते हैं? इस डेल्टा एच को अनडाउटेबली क्या लिख सकते हैं हम? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। बट इसके बराबर ये भी होगा, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है, ये लोअर है माइनस हायर, लोअर माइनस हायर नेगेटिव आएगा। और आप ये देखो ना, ई ए एफ माइनस ई ए बी, ई ए एफ ये है माइनस ई ए बी, इतना मतलब इतने में से इतना घटा दो और नेगेटिव साइन के साथ रखो, तो भी तो यही गैप आ रहा है। इसी को मैंने ई एफ में दोनों ही फॉर्म में लिखते हैं, इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, सेकंड पार्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ई एफ माइनस ई एफ, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, डेल्टा एच। अब कहोगे सर क्या ये ई एफ माइनस ई ए बी हम इंडो के लिए भी लगा सकते हैं? हाँ यार देखो, इंडोथर्मिक का केस मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये मैंने एक्सो का बनाया, इंडो समझ लो ऐसा होगा रिएक्टेंट यहाँ, प्रोडक्ट का एवरेज प्रोफाइलिंग कहीं यहाँ, तो ये गैप मैं ऐसे दिखाऊंगा, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया फिर यहाँ। अब आप देखो इस बार क्या हुआ, इस बार क्या हुआ बेटा? अगर ये एनर्जी इंथैल्पी का प्रोफाइल में बना रहा हूं और इधर यही रिएक्शन कोऑर्डिनेट बना रहा हूं, तो इस बार क्या है इंडोथर्मिक में? क्या खास बात कि इंडोथर्मिक में इस वाले लेवल को आपको टच करना पड़ेगा, दिस इज ई ए एफ दिस टाइम, और इस बार ये ई ए बी हो गया। इस बार एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? कम। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड इस बार कम, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में ज्यादा एफर्ट लगेगा इस बार। करेक्ट। सो अब ये आ गया, और फिर डेल्टा एच अगर मैं पूछूं तो क्या है, तो आप बोलोगे यही डेल्टा एच है। अब डेल्टा एच क्या आएगा? फिर से आप लिख सकते हो एच पी माइनस एच आर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, या फिर ई ए एफ माइनस ई ए बी, इनका डिफरेंस भी तो यही आ रहा है, इतने में से इतना घटा दोगे तो यही तो बचेगा। सो दिस विल बी ई ए एफ माइनस ई ए बी, एक ही बात, फॉरवर्ड माइनस बैक। तो क्या समझ में आया? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय द होल एक्सप्लेनेशन? क्या समझ में आया? एक्टिवेशन एनर्जी है क्या? क्या होता है ये? तो क्या ये बोलना ठीक रहेगा? ध्यान से समझना, कई सारे स्टेटमेंट आते हैं। क्या ये बोलना ठीक रहेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी which a reactant molecule should have to form product? तो आंसर है नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी ये एनर्जी नहीं है नीचे से लेके ऊपर तक की, ये जो गैप है इसको एक्टिवेशन नहीं बोलते। एक्टिवेशन सिर्फ रिएक्टेंट से यहां तक जाने का, रिएक्टेंट की एनर्जी से एक्टिवेटेड स्टेट का गैप है। तो बोलोगे इस एनर्जी को क्या बोलोगे सर यहां से यहां? तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड, ये एनर्जी थ्रेशोल्ड है। इसको नहीं बोलते बेटा, इसको बोलते सिर्फ ये। तो इसको कैसे बोलोगे? मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा, ये रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी इतना है, इतना और दे दो तब जा करके। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल so as it can form product, so as to convert into product. मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्टिवेटेड स्टेट एंड रिएक्टेंट के स्टेट के बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी का, वही है हमारा एक्टिवेशन। क्यों चाहिए होता है एक्टिवेशन एनर्जी? टू ओवरकम द बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। एक तरह से कह सकते हो ये बैरियर है, जब आप यहां से यहां पहुंचते हो तो उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिले, ये बैरियर आपको क्रॉस करना ही, नहीं तो रिएक्शन नहीं होने वाला।
सो दैट बैरियर, अब इमेजिन करो ये बैरियर जितना ज्यादा हाइट वाला होगा, जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। वैसे रिएक्शन और स्लो होते जाएंगे, क्योंकि देखो जो k की वैल्यू अभी हमने आपको सिखाई थी, k क्या था, a e टू द पावर माइनस EA बाई RT। अब आप इमेजिन करो अगर ये बढ़ता चला गया, EA बढ़ रहा है, वो वैसी वाली बात हो गई, EA -2 था, EA -4 हो गया, EA -10 हो गया, EA -20। अब पावर नेगेटिव में बढ़ाते जाओ, तो नेगेटिव में बढ़ाओगे तो वैल्यू कम होता जाएगा ना। अगर वैल्यू कम हो रहा है ये पूरा चीज का, तो k का वैल्यू कम हो रहा है, और रेट और k तो डायरेक्टली रिलेटेड है, R = K एंड कंसंट्रेशन। तो k आप देख रहे हो कि अगर कम हुआ तो रेट भी कम हो जाएगा। तो यही रीजन है अमोनिया फॉर्मेशन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इतना ज्यादा होता है बेटा कि उसका रेट बहुत ही कम होता है रूम टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक होने के बावजूद वो रिएक्शन ना के बराबर होते हैं, हमारे लिए किसी काम का नहीं। करेक्ट? समझ पड़ रहा है? समझ आ रहा है या नहीं? ये सुनो। Yes, sir. ओके, सो ये एक्टिवेशन एनर्जी हमारा EA था, आपने लिखा, इसके बारे में लिख लो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। minimum amount of extra energy required to form product. करेक्ट? समझ आ रहा है सबको? चलो, तो ये आपने सीख लिया कि कैसे लिखते हैं हम, ये पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखो, अब ये सब अगर आप समझ गए हो, अगर आप सारी चीजें समझ गए हो, तो मुझे बताओ फैक्टर्स जो हम बात करना चाह रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट के, क्या क्या है फैक्टर जो अफेक्ट कर? तो डायरेक्ट टर्म में आपने देखा अभी फैक्टर कौन से अफेक्ट कर रहे हैं रेट कांस्टेंट के को? तो हमने देखा एक तो प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है ए, दूसरा e टू द पावर माइनस EA एंड RT है। तो यानी एक तो एक्टिवेशन एनर्जी है, दूसरा है टेम्परेचर, और तीसरा ए है। तो ए बहुत सारे और पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, किस तरह का आपने रिएक्टेंट ले रखा है, रिएक्टेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो उनके हिसाब से वो चीजें चेंज होती है। एक्टिवेशन एनर्जी भी उसी पर डिपेंड करती है। तो किन पे डिपेंड करते हैं बेटा? अनडाउटेबली नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा, अच्छा, जब रेट कांस्टेंट नेचर पे डिपेंड करता है, तो रेट कांस्टेंट तो एक पार्ट था रेट का, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट। तो जब रेट कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट है कि रेट डिपेंड करेगा ही। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा और क्या चीज? दूसरा और क्या चीज? एक्टिवेशन एनर्जी, या यूं बोल लो कि एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्ट किससे होगा? कैटलिस्ट।
तो आप कहोगे सर कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट कभी भी अगर आप देखते हो, सॉलिड स्टेट कैटलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आपस में इजीली नहीं कोलाइड करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनको अपने पास लेके आता है, अपने सरफेस पे पहले एब्जॉर्ब करता है और फिर उनके बीच के बैरियर को कम करता है। तो बेसिकली रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इज टू रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है? decreases the activation energy. करेक्ट, इट डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, आप कहोगे सर कोई ऐसी चीज जो बढ़ा देती है? हाँ, बढ़ाने वाले भी कैटेगरी, पहले हम उनको नेगेटिव कैटलिस्ट के नाम से जानते थे, ओल्ड टर्मिनोलॉजी, लेकिन बाद में अभी करंट टर्म में उसको बंद कर दिया गया। बोला गया कि नहीं यार, कैटलिस्ट को मतलब यही रखो कि जो रेट को बढ़ाता हो। तो जो स्लो करता है फिर उसको पॉइजन, मॉडरेटर ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो आप चाहो तो मॉडरेटर, पॉइजन ये सब भी लिख सकते हो। जो चीजों को घटा रहा हो, है ना, ये भी रख सकते हो। और क्या चीज है? और अनडाउटेबली यार टेम्परेचर। अब मैं पूछूं कि बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट आता है? इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा या कुछ भी हो सकता है? टेल मी। टेल मी, रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट आने वाला है? अगर मैं टेम्परेचर रेज करूं तो रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट आएगा? बोलिए। यस, आपके सामने मैंने एक्सप्रेशन रखा है, आप एक्सप्रेशन में रख के सोचो। बोलो। नहीं क्लियर हो रहा है? नहीं समझ पड़ रहा है क्या? कैसे देखना है? कितना सिंपल सा है यार, देखो। k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि अगर आप टेम्परेचर रेज करते, सोचो बढ़िया से, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो ये वैल्यू क्या होगी? पूरी पूरी ये बाई आर टी, ये कम होगा, इट विल रिड्यूस। एंड इफ दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो e का पावर लेस हो रहा है, मतलब एक बार -2 था तो अब e टू द पावर -1 हो रहा है। तो बताओ इन दोनों में कौन बड़ा वैल्यू है? ये बड़ा वैल्यू है। सो इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, द पावर विल रिड्यूस, एंड नेगेटिव पावर रिड्यूस हो तो अच्छी बात, इसका मतलब T इंक्रीजेस तो K भी इंक्रीजेस। समझ आ रहा है क्या बात? टेल मी यस और नो। Yes, sir. Great. So on increasing temperature, this increases. Tell me, if I am increasing EA, then K का इफेक्ट क्या आएगा बेटा? So फिर कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, साफ दिख रहा है। ऐसे समझो इसको, ब्रेक करके देखो। जब कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ जाए तो उसको थोड़ा ब्रेक कर करके देखने की कोशिश करो, दिखेगा। इतनी एनालिसिस आनी चाहिए, जब भी तो बोलेंगे कि आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो यार, या एटलीस्ट मैथ लिए हो, उसका जस्टिस कर रहे हो ना। अगर इतने छोटे छोटे बात को मुझे एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़े तो बेटर है कि बायो लेना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इतनी छोटी छोटी चीजें तो आनी चाहिए। ये तो 9th-10th की मैथमेटिक्स है यार, बल्कि उससे भी लोअर क्लास, एक्सपोनेंट। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ पड़ा सबको? Yes, sir. अच्छा, कई सारे बच्चों में मिसकंसेप्शन होता है। क्या होता है बताऊं?
आप में से ज्यादातर लोग आंसर इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि आपके दिमाग में एक गलत चीज भरी होती है। वो क्या है कि आप सोचते हो पता नहीं सर इंडोथर्मिक के लिए अलग होता हो, एक्सो के लिए अलग होता हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सामने है। कहीं यहाँ डेल्टा एच दिख रहा है क्या इस एक्सप्रेशन में? कहीं डेल्टा एच दिख रहा है क्या? नहीं, डेल्टा एच नहीं है तो इंडो एक्सो कहां से आ गया? और एक्टिवेशन बैरियर ई ए तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो जब यहाँ पे चांसेस हो कि ये साइन भी बदल सकता है तब थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट पक्का बढ़ने वाला है, और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर? रेट भी इंक्रीज होगा। तो कोई इंडो एक्सो हो कुछ भी हो सबके साथ ही ऐसा होने। तो बच्चों आपको आज के क्लास में हमने सिखाया कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। रिवर्सिबल में अगर दोनों तरफ का रेट है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, तो ये क्या होता है? व्हाट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड, व्हाट इज रेट ऑफ बैकवर्ड। इनके साथ साथ हमने ये देखा कि किन किन पैरामीटर्स में रेट डिपेंड करता है। रेट किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, तो उनमें हमने कंसंट्रेशन से लेकर के बहुत सारे फैक्टर्स देखे। रेट कांस्टेंट किन पे डिपेंड करता है उनका भी हमने देख लिया, पूरा ग्राफ देख लिया, आरएनएस इक्वेशन देख लिया, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब और क्या आता है? तो आ जाओ थोड़ा इसको ब्रेक करके अब रेट की पूरी क्लैरिटी हो गई कि कभी भी अगर हमारे सामने एक जनरल रिएक्शन ए प्लस बी कैपिटल बी, सी सी प्लस डी एंड डी ऐसा लिखा हो हमारे पास, मान लो ये सब होमोजेनियस इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, इनमें ये सॉलिड इन्वॉल्व नहीं है, राइट, डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, एज्यूम करो कि सबके सब गैसेस ही हैं। तो इन दैट केस हमने देखा कि आर एफ लिखना हो कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड। तो जैसा मैंने बताया अभी कि के एफ पहले तो रेट कांस्टेंट, उसके बाद जो भी कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी उनके पावर आप जरूर दिखाओगे, पावर ए एंड बी टू द पावर बी। इस एक्सप्रेशन को बेटा बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। जो हमने आपको समझाया था। अच्छा, आर बी रेट ऑफ बैकवर्ड विल बी इक्वल टू के बी, और उस समय प्रोडक्ट की चीजें देखो सी टू द पावर सी एंड डी टू द पावर डी। ये जनरल एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमने मान लो ये सब गैस है एक ही जैसे हैं। और अभी हमने आपको ये भी समझाया कि बेटा ये और मोलैरिटी सेम चीज नहीं, इसको बोलते हैं एक्टिव मास। आपको अगर सर इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये मोलैरिटी से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, मोलैरिटी से कैसे डिफरेंट है, तो देखो, या कंसंट्रेशन से कैसे डिफरेंट है। देखो ध्यान से, जब भी हम बातें किसके बारे में कर रहे हैं, एक्टिव मास के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप एक चीज समझ लो, कोई भी सॉलिड हो या फिर लिक्विड अगर मैंने ले लिया इन लार्ज एक्सेस, सॉलिड और लिक्विड इन लार्ज एक्सेस में बहुत ज्यादा ले लिया, ऐसे केस में जो रेट है उस कंपोनेंट से कह सकते हो इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब इंडिपेंडेंट कहने का मतलब वो इतना ज्यादा है कि उसमें कोई खास चेंज नहीं बन रहा है, तो वो एक रेट कांस्टेंट के साथ ही क्लब हो जाता है। एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे बेटा एक बात बताओ, से फॉर एग्जांपल मैंने एक एस्टर ले लिया और इसमें मैंने बहुत ज्यादा मिला दिया, दिस इज लार्ज एक्सेस, इतना ज्यादा मैंने मिला दिया है कि हो तो रहा है रिएक्शन, एस्टर ब्रेक करके क्या बनता है? एसिड एंड अल्कोहल। ब्रेक तो हो रहा है, लेकिन मैंने ये बहुत ज्यादा ले रखा है, एक बहुत ज्यादा। कहने का मतलब अगर मैंने ये 1 मोल लिया है तो इसको 1000 मोल या उससे भी ज्यादा ले लिया।
अब सोचो इस 1000 में से अगर पूरा का पूरा 1 भी निकल जाए तो 999 आएगा, राइट? 999 इज वेरी क्लोज टू 1000। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू में कोई खास चेंज आया ही नहीं? अगर ऐसा है तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि ये KF मल्टीप्लाई बाई एस्टर का तो कंसंट्रेशन ठीक है सर, बट ये तो लगभग लगभग 1000 ही रह गया ना। और अगर ये 1000 रह गया लगभग लगभग, तो आप बोल सकते हो कि सर ये तो हमेशा कांस्टेंट ही है, तो ये दोनों मिला के एक नया कांस्टेंट बना दो, KF डैश एस्टर। तो अब देखो ये नया कांस्टेंट तो हो गया, लेकिन हम बोलते हैं यार ये थोड़ा रिएक्शन में अपीयर होते जैसा दिखना चाहिए, तो इसको हम लोग 1 बोलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं एक्टिव मास 1 मान लो। बट रियलिटी क्या होता है कि ये और ये जब ये बदल ही नहीं रहा है, तो ये और ये मिलकर के क्या हो गए, एक कांस्टेंट। तो बच्चों कोई भी सॉलिड हो, सॉलिड के साथ भी ऐसे ही होता है, सॉलिड का लेयर लेयर निकल के जाता है रिएक्शन में, एक एक लेयर, लेकिन उसकी डेंसिटी हमेशा इंटैक्ट रहती है। मान लो अगर 3 ग्राम पर ml है तो वो डेंसिटी फिक्स, तो उसका मोलैरिटी भी फिक्स। अगर वो फिक्स तो यार ये और ये मिलकर के कांस्टेंट बन जाएंगे नए। तो ऐसे केस में बेटा उनको हम बोलते हैं कि 1 ही एज्यूम कर लो। तो सॉलिड और लिक्विड इन लार्ज एक्सेस, इन दोनों ही केस में हम जो एक्टिव मास है इसका वैल्यू हम 1 मान, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी केसेस हैं उनमें एक्टिव मास कंसंट्रेशन के बराबर होता है, जो उसकी मोलैरिटी वही कंसंट्रेशन। आपको कुछ एग्जांपल बताइए सर। तो देखो एक तो मैंने ये समझाया आपके सामने, ठीक है। अब कुछ और चीजें भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। जैसे बेटा अगर मैं आपके सामने एग्जांपल दे दूं CaCO3 सॉलिड, या चलो चलेगा इससे भी चलेगा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब इसका मुझे RF का एक्सप्रेशन लिखना है, तो पता है लिखने के लिए ये सॉलिड हो गया देखो, तो लिखने होगा तो KF CaCO3, और ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्या बन गया 1, तो इसको सिंपली KF लिखा। अब ये अंडरस्टूड है बेटा कि इसका जो मोलैरिटी होगा वो इससे मल्टीप्लाई हो चुका, वो कोई नया कांस्टेंट KF ही रहूंगा। RB लिखना हो तो क्या लिखूंगा, RB लिखना हो तो मैं लिखूंगा KB मल्टीप्लाई बाई CaO, जो कि 1 हो चुका है ऑलरेडी, मल्टीप्लाई बाई CO2। तो KB लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं, सॉरी RB लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं लाइक दिस, ऐसे मैं लिख सकता हूं। RB लिखना हो तो मैं उसको KB मल्टीप्लाई बाई CO2 लिख सकता हूं। समझ पड़ा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इनके इन सॉलिड हो जाए या लिक्विड इन लार्ज, इन दोनों के कंसंट्रेशन टाइम के साथ कुछ खास चेंज ही नहीं करते हैं। जब चेंज नहीं करते तो एक कांस्टेंट जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसलिए कांस्टेंट कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट हम एज्यूम कर लेते हैं और बोलते हैं कि यार इसको 1 एज्यूम कर लो। तो सॉलिड एंड लिक्विड टेकन इन लार्ज एक्सेस, इन सब के लिए एक्टिव मास का जो वैल्यू है वो हम 1 असाइन करते हैं। करेक्ट? यहां तक क्लियर है? बाकी केस में जो मोलैरिटी है समझ पड़ रहा है? तो जैसे ठीक है, अब आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी। कंसंट्रेशन टर्म में अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपको कुछ चीजें शेयर कर दूंगा ग्रुप में जो आप बने हुए हो, उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो ये तो था डिस्क्रिप्शन अबाउट रेट एंड कैसे लिखते हैं, एक्टिव मास क्या होता है, इन सब के बारे में बेटा मैंने आपके सामने लिख दिया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, राइट। अब क्या डिस्कस और करना है? तो बेटा अब आता है बात डिस्कशन का, वो है कि चलो सर ये रिवर्सिबल है, इसकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन में उनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट? ये क्या होता है? यस एनीबॉडी? जहां जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने लिखा सामने KF लिखा, यहाँ KB लिखा, और मैंने RF को यहाँ आपके सामने डिफाइन किया कि KF मल्टीप्लाई बाई, सॉरी
a to the power a, b to the power b, kb जैसा मैंने आपको बताया, rb मैंने बताया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, kb c to the power c, d to the power d, ये ऐसा मैंने आपको बताया। RF is equal to this, RB is equal to this. So ये equilibrium point क्या है? What is equilibrium point? Yes. Anyone? What is equilibrium point? Yes. Equilibrium point क्या है बच्चा? किसी को कोई आइडिया? कोई बात नहीं। तो बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टेज है रिएक्शन का। कैसा स्टेज? ऐसा स्टेज जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल हो जाते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अ स्टेज ऑफ रिएक्शन when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. ये लिखने का मतलब क्या है? अच्छा सोचो जरा कि ऐसे हो रहा है कि इधर से कुछ मॉलिक्यूल रिएक्ट करके ये बन रहा है और उधर से जितने बन रहे थे वो सब वापस से ब्रेक होकर के इधर उतना वापस से बना दे तो क्या होगा? क्या कोई रिएक्टेंट के अमाउंट में जितना भी आ गया है क्या उसमें अब कोई चेंजेस दिख रहे होंगे? क्योंकि जितना वो ब्रेक करके आगे गया उतना ही वापस वो पीछे आकर के सेम अमाउंट आ गया। तो क्या इनके अमाउंट में कोई चेंजेस होंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया तो? बोलो, विल देयर बी एनी चेंज? यस और नो? तो कोई चेंज इसमें अब ऑब्जर्व नहीं होगा। तो बड़ा अजीब सा है। तो कई बार लोग कंफ्यूज जाते हैं, यार इसका ये मतलब तो नहीं कि रिएक्शन ही रुक गया हो, ए बी दोनों मिलाया और अब रिएक्शन शुरू में हुआ बाद में हो ही नहीं रहा है। क्योंकि देखने से तो यही लगता है ना कि जब अमाउंट चेंज हो तभी तो हम बोलते हैं रिएक्शन हो रहा है। जब अमाउंट ही सेम है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि रिएक्शन रुक सा गया। रुकता नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, इट्स नॉट एन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है, ये डायनामिक है। मतलब इधर भी जा रहा है और वो उधर से ही भी आ जा रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। अब इनको प्रूफ करने के भी कई सारे एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मिलेगा। 2-3 तरीके होते हैं, उनको आप चाहो तो ऐड करके देख सकते हो। एक तरीका बड़ा सिंपल सा होता है, उसमें आइसोटोप यूज कर लेते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब जब आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिएक्टेंट में यूज कर लिए और आप चेक करना चाह रहे हो प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं, अगर रिएक्शन हो रहा है तब वो आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव है यहाँ से वो प्रोडक्ट की तरफ भी चला जाएगा और प्रोडक्ट को निकाल के उसका रेडियो एक्टिविटी चेक करो, वहां अगर मिल रहा है तो इसका मतलब ये आगे जा रहा है। तो वो एक तरीका बड़ा फेमस है। और भी तरीके हैं, कलर्स के और भी तरीके हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके। ये तो मैंने बताया बहुत ही साइंटिफिक तरीका चीजों को चेक करने। तो बेटा इक्विलिब्रियम का नेचर डायनेमिक होता है। तो स्टेज ऑफ रिएक्शन, तो केमिकल या इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है मैंने समझाया, जब RF RB के बराबर होता है, दैट इज मैथमेटिकली RF बिकम्स इक्वल टू RB। तो कहोगे सर इसी चीज को थोड़ा ग्राफ से समझाइए, तो चलो वो भी समझा देता हूँ। तो बेटा इधर मैंने लिखा है रेट और इधर लिख दिया मैंने टाइम, और एज्यूम कर रहा हूं कि जब आप रिएक्शन करा रहे थे उसमें कुछ 1 मोलर या 1 मोलर या 2 मोलर या 2 मोलर 3 मोलर 5 मोलर किसी भी रेशियो में सिर्फ रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट नहीं लिया, सिर्फ रिएक्टेंट लिया। तब क्या हुआ? तो जब आपने सिर्फ रिएक्टेंट लिया और प्रोडक्ट नहीं लिया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड में KF आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, और ये एक वैल्यू होगा। से फॉर एग्जांपल ये कुछ 5 या 10 कुछ आ रहा है वैल्यू। अच्छा सर RB, तो
तो आरबी में जब आपने ये कुछ लिया ही नहीं तो ये 0 0 है, तो 0 0 है, तो ये तो वैल्यू 0 हो गया, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड हाईएस्ट है 10 और रेट ऑफ बैकवर्ड 0 है, कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, 1 सेकंड बाद क्या हो रहा है? तो 1 सेकंड बाद बेटा अगर ये आगे जा रहा है तो कुछ ये 1 में से कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा और ये 0 से कुछ बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ए और बी का वैल्यू कम होगा, सी एंड डी का वैल्यू बढ़ेगा। तो ये जब कम होगा तो रेट घटेगा, तो टाइम के साथ इट विल कम डाउन एंड दिस विल गो अप 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 और एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे दोनों जितना आरएफ उतना ही आरबी हो गया, और जैसे ही ये स्टेज आएगा इसके बाद ये कुछ नहीं होने वाला, ये हमेशा के लिए ऐसे हो जाएंगे। तो बेटा यही स्टेज के बारे में मैं बात कर रहा था, यहां से लेकर के इनफाइनाइट तक चलता जाए टाइम, यही इक्विलिब्रियम स्टेज, यही इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पे आरएफ और आरबी दोनों बराबर हो गए। पहले आरएफ बहुत ज्यादा था और आरबी 0 के नजदीक था, धीरे धीरे टाइम के साथ आरबी बढ़ा, आरएफ कम हुआ और ये एक जगह जाके मिल गया और ये फिर उसके बाद हमें मिला। ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ पड़ा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? ये सुनो, क्लियर है? बोलिए। मेरे भाई बोलो, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये था बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा, अब आते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्या क्या है वो जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहने का मतलब कि इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब होगा क्या, क्या क्या चीज ऐड करने से डिस्टर्ब होगा। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, ये आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताओगे कि आपने जो भी समझा है उसके हिसाब से क्या होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट, मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर किसी तरीके से मैं कोई रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ चुका है, बाहर से मैंने सी एंड डी अलग से डाल दिया, तो क्या ये डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। दूसरा चीज, रिएक्शन हो रहा था, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ चुका, ये स्टेज आ चुका, अब मैंने क्या किया, 300 पे ये रिएक्शन चल रहा था, मैंने 400 बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आया, कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आया। अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कर लिया है, ये स्टेज आ चुका है, अब मैंने बाहर से इसमें कैटलिस्ट डाल दिया, तो कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट आएगा। ये 2-3 बेसिक क्वेश्चन आपके सामने मैं पुटअप करता हूं और आज का क्लास यहीं पे खत्म करता हूं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में बच्चों। थैंक यू। Thank you, sir.